नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। चुनाव 5 साल में एक बार आने वाला त्योहार, एक ऐसा त्योहार जिसमें जनता को मौका मिलता है अपने नुमाइंदे चुनने का, या फिर यूं कहें अपना रहनुमा चुनने का, एक प्रतिनिधि चुनने का जो कि उनकी समस्याओं का निदान करेगा, उनको मुद्दों को देश और प्रदेश के सामने रखेगा, जो कि सत्ता में काबिज होकर उनके हक की आवाज उठाएगा, उनकी परेशानियों का हल करेगा, उनका ख्याल रखेगा और सबसे जरूरी उनका देश प्रदेश का विकास कर सकेगा। हर 5 साल में चुनाव आते हैं, लोग बड़ी बड़ी आस लगाए बैठे रहते हैं इस इंतजार में कि इस बार उनके मुद्दे उठेंगे। महंगाई पर बात होगी, बेरोजगारी पर बात होगी, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल जवाब होंगे, किसानों की आय पर बहस होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बात होगी, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चर्चा होगी, सामाजिक सरोकार के मुद्दे चुनावी मैदान में गूंजेंगे। लेकिन ना तो महंगाई की बात होती है, ना ही रोजगार की। ये मुद्दे कहीं ना कहीं धर्म और जाति की राजनीति में गायब से हो जाते हैं। कभी मंदिर का मुद्दा आ जाता है, कभी कश्मीर का, कभी मस्जिद की बात होने लगती है, कभी पाकिस्तान की, कहीं मथुरा काशी आ जाते हैं तो कहीं हिंदुओं पर खतरा आ जाता है, तो कभी इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, कभी जिन्ना का मुद्दा गूंजने लगता है तो कभी कसाब का नाम छा जाता है। जहां गोडसे से लेकर गांधी सबकी बात होती है, आम जनता की बात नहीं होती। अफजल से लेकर अजमल तक का नाम चुनावों में गूंजता दिखाई देता है, जो कि ना तो दिखते हैं ना सुनते हैं। वो है मुद्दे जो गायब हो जाते हैं, जो वाकई में मुद्दे होने चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए। यानी चुनाव जिस मकसद के साथ कराए जाते हैं, जिस सोच के साथ सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव की अवधारणा बनाई गई थी, वो कहीं गायब सी है। 2022 का चुनाव भी लगभग ऐसा ही नजर आ रहा है। यहां दंगे का मुद्दा है, मुजफ्फरनगर है, कैराना है, कांधला है, मथुरा है, विश्वनाथ है, अयोध्या है, जिन्ना है, अलीगढ़ है, मुसलमान है, हिंदू है, लाल टोपी है, भगवा है, ब्राह्मण है, दलित है, सब कुछ है। लेकिन कोरोना प्रबंधन नहीं, महंगाई पर लगाम लगाने का प्लान नहीं, हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुनी तहजीब बचाने का प्लान नहीं, पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की कोई तैयारी नहीं, रोजगार देने का कोई एक्शन प्लान नहीं। किसानों का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन उनकी आय दोगुनी करने के सवाल से हर कोई आंख चुराता है। आखिर क्यों और कब तक? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन आज हम ये सारे सवाल पूछेंगे, आज हम इन तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब करेंगे और बहुत सारे सवाल। मसलन गण का त्योहार आया, मथुरा का फिर से मुद्दा छाया, चुनाव आया, हिंदू मुसलमान का मुद्दा छाया, सत्ता की लड़ाई मुद्दों की बजाय कैराना पर क्यों आई, असल मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है। तमाम दलों से ये सवाल पूछेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा चुनाव में क्यों आ जाता है कुड़वा? लोकतंत्र का पर्व क्या है? सिर्फ सत्ता पाने का मंत्र? यानी कि लोकतंत्र का पर्व जिसे चुनाव कहा जाता है, जो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है लोकतंत्र में, वो सिर्फ और सिर्फ अब सत्ता पाने का एक जरिया बन गया है, एक मंत्र बन गया है। बड़ा सवाल, चुनावी बेसात कब उठेगी महंगाई और बेरोजगारी की बात? सबका विकास का नारा, फिर क्यों बेरोजगारी से किनारा? गण के चुनाव में क्यों पिसता जा रहा है तंत्र? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। सृष्टि काश्यप हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। फकरुल हसन चांद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत। आप प्रवक्ता आरपीएस मल्होत्रा भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और प्रोफेसर विवेक सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कृष्ण मोहन पांडे जी आप ही के साथ। एक बार फिर आखिरकार क्यों गायब है जनता के मुद्दे? जनता से, उनके विकास से जुड़े हुए असल मसले क्यों नहीं हो रही उन पर बात? कहां है विकास आपका? क्यों आखिरकार गायब से दिखाई दे रहा है? 5 सालों में तो बहुत बड़े बड़े आपने विकास के नाम पर डंके बजाए, अब कहां गया वो मुद्दा? क्यों नहीं होती उस पर बात? लेके और आज तक सिर्फ और स्थापना काल से लेके और आज तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विकास मुद्दा रहा है। हम विकास के मुद्दे पर जब 17 में चुनाव लड़े थे तो हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। आज
जब हम 22 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आज भी हमारा मुद्दा विकास है, जन सरोकार है, जनता से जुड़े मुद्दे हैं। जनता उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे बेहतर जीवन यापन करने के लिए अधिक से अधिक बेहतर सुविधाएं दी जा सके, जिससे जो एक वेलफेयर स्टेट की स्थिति होती है, वेलफेयर स्टेट का जो कार्य होता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। इसका मैं एक वानगी आपको दिखाना चाहूंगा। यही उत्तर प्रदेश था। किसी भी जगह, किसी भी स्टेट को बहुत बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए वहां पे 3 चीज मूलभूत जो आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, वो होनी चाहिए। सबसे पहले सुरक्षित वातावरण। सुरक्षित वातावरण देंगे तभी कोई व्यवसायी आएगा और तब जाके यहाँ पे रोजगार उत्पन्न होंगे। और उन रोजगार उत्पन्न बेहतर व्यवसायी के आने के बाद से जब इंडस्ट्री लगेगी, तो उसके लिए बेहतर सड़क, एक सड़क बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बेहतर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होना चाहिए। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति के बेहतर धन उपयोग के साधन। आप देखेंगे यही उत्तर प्रदेश था जहां पे अपराध की इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश सबसे बीमारू राज्य 17 से पूर्व में था। यहां पे एक हमारे समाजवादी मित्र इस समय कह रहे हैं आईटी सेक्टर हम डेवलप करेंगे और 21 लाख रोजगार देंगे। साहब, ये जो था इनकम फ्रॉम टेरर। अरे ठीक है, ये तमाम उपलब्धियां आप गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं, ये तो हम लगभग 4.5 सालों से सुनते ही आ रहे हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि ठीक है, अगर आपने इतना ही विकास किया है, तो आज की तारीख में धर्म और जाति के चक्कर में आप क्यों उलझ रहे हैं और उलझा रहे हैं? विकास पर बात क्यों नहीं हो रही है? कहां गया वो मुद्दा? यही तो मेरा सवाल है। नहीं रहा शिल्पा जी, आपको मैं एक वानगी दिखाना चाहूंगा। शिल्पा जी, मैं एक वानगी दिखाना चाहूंगा। यह उत्तर प्रदेश था। यदि रोड की बात करें तो समाजवादी सरकार, उसकी पूर्व की सरकारों ने 5 वर्षों में मात्र 6 से 7 हजार किलोमीटर सड़कें बनवाई। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम 3 वर्षों में, 2 वर्ष तो कोरोना काल बीत गया, 3 वर्षों में हमने 16,000 किलोमीटर की सड़कें बनवाकर इस उत्तर प्रदेश को दी। तो उससे भी बेहतर, तो क्या आपको अपने इन कामों पर विश्वास नहीं है? और अगर विश्वास है तो क्यों नहीं ये सारे काम आप गिनवाते लोगों के बीच जाकर? क्यों कैराना के मुद्दे पर पहुंचाते हैं? क्यों हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आरोप विपक्ष आप पर लगाता है? नहीं, आप शिल्पा जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दों पर, और हमने कहा कि एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक विश्वविद्यालय, हम इस परिकल्पना से आगे बढ़ रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश है जहां पे मात्र 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 44 मेडिकल कॉलेज है। 3 वर्षों में 33 मेडिकल कॉलेज हमने दिए। तो ठीक इसके उलट एक जिले में एक विश्वविद्यालय और एक जिला का एक उत्पाद बनाने की जो संकल्पना लेके आए, उसके पीछे उद्देश्य था कि बलिया का लड़का जो बलिया में उत्पाद होता है उसी को लेके वो बेल्जियम भेजे और अपना रोजगार वही उत्पन्न करे, कहीं दूसरे जगह न जाना पड़े। अरे प्रभु, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। आप सुनिए तो सही, ये मुद्दे जो आप यहाँ टीवी पर बैठकर गिनवा रहे हैं, आप लोगों की रैलियों में क्यों नहीं सुनने को मिलते हैं? आपके जो बड़े बड़े सो कॉल्ड चेहरे हैं, वो क्यों नहीं इन चीजों को गिनवाते हैं? वो क्यों लोगों को धर्म और जाति में उलझा कर रख देते हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। शिल्पा जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता 5 वर्षों में जो हमने कार्य किया है, जन विश्वास यात्रा के थ्रू अपने संकल्प पत्र और जनता के बीच में गए थे और 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड हमने दिया और ये विश्वास दिलाया जनता को कि पुनः विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। न जाति पे लड़ेगी, न धर्म पे लड़ेगी, न संप्रदाय पे लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का बस एक मुद्दा है और वो विकास। कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को हम बेहतर से ले आकर उत्तर प्रदेश फखरुल हसन चांद जी कह रहे हैं, भाई हमने सिर्फ एक ही मुद्दा चुना हुआ है और वो है विकास, विकास, विकास। हालांकि अलग बात है कि वो विकास का मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय ही गूंजता है, उसी समय दिखाई देता है, उसके बाद मानो कहीं छिप सा जाता है। क्या कहिएगा सर, आप लोगों का क्या मुद्दा है? और बीजेपी जिस विकास के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है, कह रही है हम जनता के दिलों तक पहुंच रहे हैं, आप लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं फिर? देखिए शिल्पा जी, ये झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाले प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वो डिबेट में आते हैं। जब ये कहते हैं कि 44 मेडिकल कॉलेज दे दिए, तो मैं सोचता हूँ कि ये 44 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये उसी तरीके से है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल लखनऊ में है, उसी की 7वीं मंजिल और 11वीं मंजिल पे इन्हीं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज खोल दिया। ये इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज खोलने का दावा करते, जमीन पे कहीं कुछ नजर नहीं आता है। जब ये सड़क की बात करते हैं तो हमें याद है कि जब 2017 में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इनका वादा था कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर देंगे, 100 दिन में उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, आप लखनऊ में चलिए, आपकी गाड़ी की स्पीड 40 की नहीं पहुंच पाएगी। हर जगह गड्ढे हैं, हर तरफ गड्ढे हैं। और जब ये रोजगार की बात करते हैं तो हम इनसे कहते हैं कि आपने तो वादा किया था 70 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में देंगे, और आपने दिया क्या उन नौजवानों को? जब शिक्षक और नौजवान सड़क पे उतर के अपने हक की लड़ाई करते हैं, अपना हक मांगने के लिए आते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पे लाठी चलाने का काम करती है, उन पे मुकदमे लिखने का काम करती है, उन्हें जेल भेजने का काम करती है। जब उत्तर प्रदेश का किसान, देश का किसान अपने हक को मांगने के लिए धरने पे बैठता है, तो इसी सरकार के एक मंत्री का पुत्र साजिश करके किसानों पे उनके आंदोलन को कुचलने के लिए उन पे गाड़ी चला देता है। ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी से भी मुझे एक शिकायत है। ठीक है सर, आपकी बात अपनी जगह जायज है, ठीक है। शिकायत इस बात की है कि अगर आपको लगता है सरकार इन पॉइंट्स पर फेल है, उन पॉइंट्स को सामने लाइए, जनता के सामने रखिए और फिर फैसला जनता पर छोड़ दीजिए। तो फिर समाजवादी पार्टी से शिकायत यह है कि फिर जिन्ना को क्यों बीच में लाया जाता है, इस पीठ पर क्यों आया जाता है? शिल्पा जी किसी ने कभी भी जिन्ना की कोई तारीफ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं की। जब हरदोई की एक मीटिंग में, जनसभा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे, तब उन्हीं ने कहा कि एक शिक्षण संस्थान जहां से 3 लोग पढ़ के निकलते हैं, जिसमें गांधी जी भी थे, पटेल जी भी थे, जो 2 लोग देश को जोड़ने की विचारधारा की तरफ चले जाते हैं और एक देश को तोड़ने की विचारधारा की तरफ चले जाते हैं। कहीं जिन्ना की किसी से तुलना नहीं की थी, कहीं जिन्ना को जो है मसीहा नहीं बताया था। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के ये जनता के बीच में भ्रम पैदा बस बात तो वही है ना फखरुल हसन चांद जी, की मौका ही क्यों दिया? अगर आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी प्रवृत्ति रही है, बातों को तोड़ेगी, मरोड़ेगी, झूठ बोल के पेश करेगी, तो मौका ही मत दीजिए, बात ही खत्म। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमको भारतीय जनता पार्टी को किसी भी मुद्दे पे, इस तरीके के मुद्दे पे मौका नहीं देना है। ये हमने किसी बात को कहा और ये धीरे से उस बात को ही बीच से निकाल के पकड़ लिया, उसको ही मुद्दा बनाते हैं। ये कभी किसान, नौजवान, गरीब जनता की, महंगाई की कभी बात नहीं। ठीक है, चलिए आपके पास लौटती हूं। मेरे साथ सृष्टि काश्यप जी भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सृष्टि जी, जहां अन्य दल अभी भी धर्म और जाति में उलझे हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस बधाई की पात्र है कि कम से कम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आधी आबादी से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, वो तो कांग्रेस सामने ला रही है और उस मुद्दे पर राजनीति करते हुए खेल रही है, या फिर यूं कहा जाए लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे असल मुद्दे हैं जिनकी चर्चा नहीं हो रही है। क्या कांग्रेस उन मुद्दों को भी लाएगी? धन्यवाद शिल्पा जी। पहली बात, क्या आपने इस चीज को एक्नॉलेज किया, आपकी पत्रकारिता को सलाम किया, आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया। दूसरी बात, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हमने आधी आबादी की बात की, हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं की बात की, उनके जो रोजगार है उनकी बात की अपने शक्ति विधान में जी। उसके बाद आज सुबह हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुप्रिया सुने जी ने, उसमें कुछ डेटा और फैक्ट्स है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी जनता को सुनाना चाहती हूँ। नई रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी की न्यू इंडिया में 2021 में 2015 के मुकाबले सबसे गरीब 20% परिवार, 15 करोड़ परिवार की आय 53% कम हुई है, आधे से भी कम हुई है इस देश के 20% सबसे गरीब परिवार की आय। उसके बाद निम्न मध्यम वर्ग की आय 32% कम हुई, मध्यम वर्ग की 9%। मोदी सरकार ने 60% जनता की आय में सेंध मारी है और इससे 20% सबसे गरीब जो वर्ग है, जो आज इनकी आय आधे से भी कम हुई है। ये यूपीए के दौर में हमारी जो स्कीम्स थी मनमोहन सिंह जी की, हमारी सरकार में 183% बढ़ी थी और हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के उससे ऊपर उठाया था। तो ये फर्क है। आज अगर हम कांग्रेस पार्टी मानते हैं हमने उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पहले हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, हाँ। लेकिन हम आज अगर ग्राउंड जीरो से बिल्डअप कर रहे हैं तो हम मुद्दों से कर रहे हैं।
बहुत आसान होता किसी भी पार्टी के लिए जाति धर्म के नाम पे लोगों को पोलराइज करके, लोगों को तोड़ Polarize के, करना, बांट हाँ। के वापस राजनीति करना। हाँ। लेकिन हमने जनता के मुद्दे उठाए, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज यहाँ पे प्रताड़ित है। हाँ। उसे महंगाई से फर्क पड़ रहा है, उसे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं से फर्क पड़ रहा है, उसे यहाँ शिक्षा का न्यूनतम स्तर से फर्क पड़ रहा है। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं, और ये डेटा है, ये आपके सामने है सबके लिए पढ़ने के लिए। ये कोई किसी पार्टी का बनाया हुआ मनगढ़ंत परसेंटेज नहीं है। ठीक है। तो आज हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है वहां हमें बदलाव की जरूरत है। बिकॉज ये हमें सोचना पड़ेगा कि अगर देश के सबसे गरीब लोगों की आय पे आधी उनकी कम हो रही है, हाँ। तो हमारे और उसके बाद 40% जो सबसे ज्यादा रिच पीपल है उनकी आय क्यों बढ़ोतरी हो रही? तो आप कोरोना के पीछे भी नहीं भाग सकते। ये हमारी इकोनॉमी खराब हुई कोविड, इसलिए तो सृष्टि जी सवाल उठाए ना कि रोजी economy रोटी, में, रोजगार, उसी शिक्षा economy में और स्वास्थ्य सबसे के अमीर और मुद्दे अमीर हो जो गया। असल मुद्दे होते हैं, जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, उन पर कब बात होगी? और जाहिर सी बात है सरकार तो बात करेगी नहीं। अगर सरकार भागना चाहेगी इन सवालों से तो विपक्ष को ही खींचकर सरकार को इस पिच पर लाना होगा। और हमें आपके जैसे पत्रकारों की भी जरूरत है जो ऐसे मुद्दे उठाए, जो जिन्ना और पाकिस्तान पे डिस्कशन ना करे, जो जनता के मुद्दों पर डिस्कस करे, क्योंकि जनता को इन्हीं चीजों से मतलब है। आज जो सरकार चुनी जाएगी, जनता को उनके फैसले, उनकी नीतियों को 5 साल तक झेलना पड़ेगा। ठीक है। और जनता को भी समझना पड़ेगा कि जिन्ना एक चुनावी मुद्दा होता है, पाकिस्तान एक चुनावी मुद्दा होता है। बिल्कुल। 5 साल तक महंगाई और बेरोजगारी पे बात और इस तरह होनी के चाहिए। मुद्दों का इस्तेमाल सिर्फ जनता को पोलराइज करने के लिए, उन्हें बरगलाने के लिए किया जाता है। ये लोगों को समझना होगा और अपने विवेक से काम लेना होगा। चलिए ठीक है सृष्टि जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इस समय आरपीएस मल्होत्रा जी भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मल्होत्रा साहब, आप क्या कहेंगे? असल मुद्दों पर बात होगी कि नहीं होगी? अब बहुत कम समय बाकी बचा हुआ है, लेकिन लग रहा है जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर राजनीतिक दल बात करना चाहते भी हैं कि नहीं, या सिर्फ वोट से मतलब है? वोट मिल जाए उसके बाद 5 साल मजे ही मजे, जनता जो भुगतना है खुद ही भुगते, नेताओं को क्या? बढ़ना है तो देश की जनता को, देश की राजनीतिक पार्टियों को धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठना होगा, नफरत की राजनीति से ऊपर उठना होगा, भ्रष्टाचार की राजनीति से दूर होना होगा। हाँ। आम आदमी पार्टी जो है अपने नाम के अनुरूप आम लोगों के मुद्दों पे काम करती है, आम लोगों के मुद्दों को सेंटर स्टेज में लाना चाहती है, और इसी पे हम काम कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इन सब मुद्दों पे काम हुआ है। किसानों की आय पे काम हुआ है, बेरोजगारी को दूर करने पे काम हुआ है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये असली मुद्दे हैं जो आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और हमें सब लोगों को, देश के सब लोगों को ये समझना होगा कि जो भी राजनीतिक पार्टी इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, वो वास्तव में जनता की दुश्मन है। वो वास्तव में जनता का हित नहीं चाहती, जनता को दबा के रखना चाहती है। कॉरपोरेट घरानों से वो रिश्वत लेते हैं, चाहे कोई भी रिवायती पार्टी हो। हमने देखा कि कैसे कॉरपोरेट घरानों से पैसा लिया जाता है और उनके हित की नीतियां बनाई जाती हैं और आम जनता को दबाया जाता है, किसानों को दबाया जाता है। तो ये हमारे देश के नागरिकों को जागरूक होना होगा और इन राजनीतिक पार्टियों से सवाल करना होगा कि हमारी जिंदगी को ऊपर उठाने वाले कदम, हमारी जिंदगी को ऊपर उठाने वाले मुद्दे आप कब आगे लाओगे, तभी इस देश का विकास होगा। और मैं सलाम करता हूं आप जैसे पत्रकारों को, आप जैसे चैनलों को, जो देश के सही मुद्दे जो हैं, जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, जनता के मुख्य मुद्दे हैं, उनको उभार कर आगे लाते हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा यदि ये देश आगे बढ़ता है, देश के लोगों की जिंदगी तरक्की करती है। क्योंकि मल्होत्रा जी, बहुत जरूरी भी हो जाता है। जाति धर्म में उलझकर जब लोग फंस जाते हैं तो अगले 5 साल तक उन्हें भुगतना पड़ता है, उन्हें, उनके बच्चों को, उनके आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ता है। इसलिए ये मुद्दे उठाना बहुत जरूरी है और इन पर सवाल जवाब भी। प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर विवेक, सीधा सवाल आपसे। आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का व्यू सुन लिया, उनके सफाइयां कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सुन लिया आपने, लेकिन क्या लग रहा है असल मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो पाती है? और कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रेंड सा बन गया है, जैसे ही चुनाव आए धर्म और जाति का मुद्दा उठाया जाए
और ये सब कुछ इंटेंशनली होता है, जानबूझकर किया जाता है ताकि पोलराइज किया जाए, वोट हासिल किए जाए, उसके बाद बात खत्म। देखिए शिल्पा जी नमस्कार, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये देखिए किसी एक पार्टी के लिए बल्कि जितनी भी पार्टी है सबके लिए एप्लीकेबल है कि वो हमको देखिए पार्टी जो है वो चुनाव में जाती है और उनका एक जो प्रमुख जो लक्ष्य है वो होता है जीत। तो देखिए अगर आपको चुनावी गणित को साधना है और आपको अपनी राजनीतिक समीकरण को ठीक करना है तो यह एक मजबूरी बन गया है कि आपको जो है जाति और धर्म के ऊपर जाना ही पड़ेगा। बिना जाति और धर्म की राजनीति किए आप राजनीतिक वैतरणी आप पार नहीं कर सकते हैं। तो यार एक जो है एक कट सत्य है, मैंने पहले भी बोला इस चैनल पे, और इसको तो आपको जाना ही पड़ेगा। रही बात विकास का मुद्दा जो है लगातार छाया हुआ है, इस विकास की बात होनी चाहिए, सड़क बिजली पानी की बात होनी चाहिए, रोजगारी की कितने लोग बेरोजगार हुए, आप उनकी इनकम को कैसे बढ़ा रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, इसकी बात तो होनी चाहिए। लेकिन ये हो क्यों नहीं पाती है? क्योंकि सभी पार्टी को अपनी अपनी जो है पार्टी को मजबूत करना है और उनको इसके लिए जीत के आना पड़ेगा। अगर आपको जीत के आना पड़ेगा तो एक मुद्दा एक जो है मुद्दा हो सकता है विकास का, लेकिन इसके अलावा जो राजनीति जो धर्म का है, जो आपकी जाति का है, और खास करके मैं अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो बिल्कुल यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आप देखिए 1991 से लेकर आज तक के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो विशुद्ध जो मतगणना के पहले जो आपने देखा होगा जो वोटिंग होती है उसमें आप देखिए जो मतगणना के जो आंकड़े भी आते हैं उसमें दिखता है कि यहाँ पे खुलकर जाति और धर्म की राजनीति हुई है। और यह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह कटु सत्य है कि जो जाति और धर्म जो आज के 20 साल पहले था उससे अभी कम नहीं हुआ है, उससे ज्यादा हुआ है। लोग जो है जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है, जनता को भी ऐसे ही मुद्दे उनको पसंद में आते हैं, जहाँ पर जाति की बात हो, जहाँ पर एक धर्म की बात हो, उनको भी पसंद में आता है। रही बात देखिए अभी बात हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें मैं सबसे बड़ी नाकामी विपक्ष की मांगता हूं कि अगर आप इन मुद्दों को उठाएं, अगर आप विकास की बात करें, आपने तो आप पूछे रोड कितना बनाया, आप पूछिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, आपने बताया कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया है, तो ये तो बात तो विपक्ष को करना चाहिए। अगर विपक्ष इन मुद्दों को उठाए तो सरकार को इसी पर आना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष भी नहीं चाहता है तो उसको मेहनत करना पड़े, विपक्ष भी नहीं चाहता है ठीक है, इसमें टू द पॉइंट जवाब हो। तो कहीं ना कहीं हसन साहब वैसे तो आप कहने को नेक टू नेक फाइट में है उत्तर प्रदेश के अंदर, सीधी टक्कर सपा और बीजेपी के बीच कही जा रही है, लेकिन जो बात अभी भी प्रोफेसर विवेक ने कही कि आप लोगों को ये मुद्दे बहुत मुखर तरीके से उठाने होंगे ताकि आप मजबूर करें सत्ताधारियों को इन पर जवाब देने के लिए, तब जाकर असल मायने में आपकी बात जनता तक पहुंचेगी। देखिए मैं तो शिल्पा जी आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने गंभीर विषय पे आप चर्चा करने को तो तैयार हैं। मैं पूछता हूँ कितने चैनल हैं जो इस तरीके की गंभीर बहस को करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं जो मुद्दे जनता से जुड़े। आप देखिए कि दूसरे चैनलों पे डिबेट किन इश्यू पे होती है, हम अपनी बात लगातार जनता की बात लगातार हम कर रहे हैं। अगर हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया तो इसलिए क्या है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता 5 सालों से बिजली के जो बिल आ रहे हैं और जो मुकदमे लेके जा रहे हैं उनसे परेशान है, उनका शोषण हो रहा है, लगातार बिजली के मीटर गलत रीडिंग दे रहे हैं, तो हम जनता को इससे राहत देना चाहते हैं। इसलिए हमने अपना ये वादा भी किया है, हम किसानों की भी बात करना है, किसानों के साथ खड़े रहे, किसान आंदोलन चलता रहा। कहीं ना कहीं अच्छी बात है विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बात हो रही है, किसानों की भी बात हो रही है, युवाओं की भी बात हो रही है और खासतौर पर महिलाओं की भी बात हो रही है। कृष्ण मोहन पांडे जी आप ही के पास आऊंगी। विकास तो बहाना है, दरअसल मकसद असल मुद्दों से भटकाना है, ये माना जाए, इसीलिए मथुरा, अयोध्या और कैराना को उठाना है। जहां तक अयोध्या की मथुरा की बात है, कैराना की बात है, तो क्या किसी व्यक्ति का धार्मिक आस्था उसकी धार्मिक आस्था की बात करना बुरी बात है? व्यक्ति के विकास में सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास के साथ साथ धार्मिक विकास भी उस हर व्यक्ति की ये उसका निजता है, उसका अधिकार है और हर व्यक्ति के धार्मिक अधिकार की बात होनी चाहिए, तो चुनाव के समय कोई भी हो। और रही बात कैराना की, तो कैराना की बात क्यों ना हो? उत्तर प्रदेश क्या सुरक्षा चुनाव के समय ही क्यों? बस इतना बता दीजिए। उत्तर प्रदेश किस तरह से मंशा फिर क्यों आपकी सवाल न खड़े किए जाए? चुनाव के समय ही क्यों? नहीं, भारत चुनाव नहीं, हमने अपने जिस दिन हम 2017 में हम जब चुनाव लड़ने आए थे
तो हम कैराना की बात करते थे। जब हम अब सरकार में आए तो कैराना के अंदर जितना बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था हो सकती है किया और पलायन रुकवाया। उत्तर प्रदेश की एक एक जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो सत्ताधारी दल की होती है, वेलफेयर स्टेट की होती है। यदि कैराना में कोई एक भी व्यक्ति किसी से प्रताड़ित होकर घर का त्याग करता है और यदि घर पलायन करता है तो वो उसमें वहां पे सरकार फेल्योर होती है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी होने नहीं देगी। कैराना में कोई एक व्यक्ति भी, कैराना ही क्यों, उत्तर प्रदेश से और देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पलायन नहीं करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। ठीक है, कह रहे हैं चांद साहब कि भाई ये तो बीजेपी की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार है यहाँ प्रदेश के अंदर, तो विकास के साथ साथ जो धार्मिक विकास है लोगों का वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के तहत हम मथुरा भी उठाएंगे, हम अयोध्या भी उठाएंगे और कैराना भी उठाएंगे। हम विकास कर, देखिए संवैधानिक पद पे बैठे हुए, ठीक है सुन लेते हैं पांडे जी सुन लेते हैं। ठीक है, विपक्ष की बात सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई फिर विपक्ष को क्यों दर्द हो रहा है? धार्मिक सद्भावना के मद्देनजर अगर हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, कैराना में जाकर अमित शाह ने अगर लोगों से पूछ लिया कि भाई अब तो आप लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं है जो कि सपा की सरकार में हुआ करती थी, तो क्या गलत कर दिया? जवाब आपका चांद साहब। अमित शाह जी क्यों नहीं उन किसानों के पास चले गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन किसानों के पास चले गए जो एक साल से भी ज्यादा धरने पे बैठे रहे, 700 से भी ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, क्यों नहीं अमित शाह जी उनसे मिलने चले गए? हाँ। मैं पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी के गृह राज्य मंत्री हैं चेली जी, उनके सपुत्र जो किसानों पे आंदोलन कर रहे, किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते और साजिशें चढ़ा देते, ये मैं नहीं कह रहा, एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। पांडे जी सुन लीजिए सर, ठीक है सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद जो आपको जवाब देना होगा किसान दीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा कि किसानों पे गाड़ी साजिश चढ़ाई गई थी, एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है कि किसानों पे गाड़ी चढ़ाना एक साजिश थी। तो क्यों अभी तक गृह राज्य मंत्री जी बने हुए, क्यों नहीं उन किसानों से, वो जो शहीद हुए किसान थे लखीमपुर में, उनसे गृह मंत्री जी मिलने जाते हैं? ठीक है, एक छोटी साजिश है, गृह मंत्री जी लगातार कराना की बात करते हैं, लेकिन गोरखपुर में एक ब्राह्मण परिवार का बेटा जिसकी हत्या कर दी जाती है, वो धरने पे बैठता है, वो कहता है कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। हम समझते हैं उसकी बात कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। तो उत्तर प्रदेश में पांडे जी टू द पॉइंट जवाब, यानी कि आप कन्वीनियंट के हिसाब से सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हुए मुद्दों को चुनते हैं। कैराना आपको लगा कन्वीनियंट है, आपने उठा लिया, क्यों नहीं लखीमपुर चले गए या फिर क्यों नहीं हाथरस चले गए, जैसा कि पहले भी विपक्षियों ने सवाल उठाया था, कैराना ही क्यों चुना गया? फिर जवाब आपका जल्दी से सर, उसके बाद विवेक जी सीधे में आप ही के पास आ रहे। शिल्पा जी, उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। रही बात लखीमपुर की, तो लखीमपुर की घटना हुई, तुरंत एफआईआर हुआ, तुरंत गिरफ्तारी हुई। और गोरखपुर की घटना है, गोरखपुर की घटना को पुलिस ने उसको सत्यापित किया कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट बनाया जा रहा था। रही बात ये समाजवादी पार्टी के कि अपराधियों के साथ कैसे क्या आता है, आपको बता दूं, यही समाजवादी पार्टी थी। गायत्री प्रसाद ने एक बच्चे रेप किया और उस पर एफआईआर तक नहीं हुआ, और एफआईआर करने के लिए हाईकोर्ट को कहना पड़ा और गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट। अरे तो तभी तो सपा को नकार दिया ना जनता ने। सर आप कंपेयर भी तो कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? तो देखिए ना, जनता ने फिर अपना मैंडेट दिया ना। आप लोग पार्टी विद डिफरेंस है, तो आपको वो साबित भी तो करके दिखाना होगा। अगर आप भी उसी ट्रैक पर चलेंगे तो फिर क्या फर्क रह जाएगा, क्या डिफरेंस रह जाएगा? हमने किया शिल्पा जी हमने वहां पे एफआईआर की और लखीमपुर में जेल भेजा, हमने तुरंत जेल भेज दिया। क्या इनमें हिम्मत थी? 3 महीने तक मतलब ये लोग। जल्दी से चांद साहब आपका 10 सेकंड में जवाब विवेक जी के पास जाऊंगे, ठीक है जल्दी से 10 सेकंड चांद साहब, उसके बाद ऋषि जी आपके पास आ रही है। की घटना में कार्रवाई जब होती है, जब देश की सबसे बड़ी अदालत हस्तक्षेप करती है। सेंगर के मामले में कार्रवाई जब होती है जब हाईकोर्ट हस्तक्षेप करता है। हाथरस की घटना में कार्रवाई तब होती है जब हाईकोर्ट हस्तक्षेप करता है। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में घटित हुई घटनाओं में जब तक न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया है, कहीं कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है सर, आपके पास डॉक्टर विवेक जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, समाजवादी पार्टी है, मेरा भी एक सवाल लीजिएगा सर, क्या इन्हीं तमाम नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश होती है, सत्ताधारियों की तरफ से कोशिश होती है कि भाई पोलराइजेशन करवा दिया जाए, या फिर ऐन वक्त पर चुनाव के समय कुछ न कुछ मुफ्त का लालच दे दिया जाए ताकि लोगों का जो ध्यान है वो असल मुद्दों से भटक जाए?
देखिए शिल्पा जी, और मैं इस डिबेट का जो टॉपिक है मैं उस मुद्दे से भी भटकने नहीं देना चाहूंगा। देखिए, मूल मुद्दा, मैं किसी लखीमपुर या मैं कहीं और नहीं जाता हूं, मैं केवल मुद्दे पर रहता हूं। देखिए, अभी बात हो रही थी, लोग बड़े बड़े बात करते हैं। अभी सृष्टि जी भी बता रही थी, एक रिपोर्ट का हवाला दे रही थी, और अभी एक रिपोर्ट का हवाला जो अभी भाई साहब जो बोल रहे थे वो दे रहे थे। आप पहले अपने रिपोर्ट का हवाला दीजिए। अभी बात हो रही थी ना, जनता जो है, जनता के बीच में विकास के मुद्दे को लेकर क्यों नहीं जाया जा रहा है? अरे आप बताइए, आम आदमी पार्टी क्या है, आप बताइए दिल्ली में आपने क्या किया है? अभी सृष्टि जी की जो दृष्टि में खोट है, उन्होंने जो बताया, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं उसको बताने लगूंगा 1 घंटे लग जाएगा विकास के बारे में और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। मुझे आप बताइए सृष्टि जी, आपकी सरकार जब 7 साल पहले केंद्र में थे या 30 साल पहले जब यूपी में थे या जहां पर आपकी सरकार है, आपने कौन सा कारनामा स्थापित कर दिया विकास के मामले में? और आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल क्या है, कोई नहीं जानता है। अरे आप लोगों ने जब कुछ किया ही नहीं है तो आप बताओगे कैसे? तो आप लोग इसकी बात तो क्या बीजेपी ने किया है उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में? क्या बीजेपी ने विकास किया है सर? तो आप विकास क्या विकास किया है? आप विकास के बात करने के आपके पास प्रोफेसर विवेक, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या इन 5 सालों में, इसका जवाब मैं सृष्टि जी से लूंगी, वो मुस्कुरा भी रही है, ठीक है, मैं जाती हूँ उनके पास, इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन पहले आप मुझे इतना बताइए कि क्या यूपी में माना जाए इन 5 सालों में बीजेपी ने काम किया है, विकास किया है? और अगर हाँ, अगर किया है तो यही तो मैं जानना चाहती हूं, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? फिर जवाब आपका विवेक जी। मेरी आवाज आ रही है सर? बात उत्तर प्रदेश में बोलिए, विकास हुआ है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। और विकास के मैं तो बोलता हूँ गंगा जमुना बही है। जिस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुआ है, जिस तरीके से जीडीपी बढ़ गई, जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम ठीक हुआ है, लोगों को सहारा दिया जा रहा है, को ठीक से मैनेज किया जा रहा है, तो उससे मुझे जवाब दे चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया है, सपा ने क्या किया है, आम आदमी पार्टी का मॉडल क्या है। आप विकास की बात करते हो ना, आप जहाँ स्टेट में आप हो, आपने कौन सा विकास का कारनामा स्थापित किया है? उत्तर प्रदेश में तो विकास हुआ है और बिल्कुल दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, एमएसएमई सेक्टर की बात हो, चलिए ठीक है, आपके इन आरोपों का जवाब ले लेती हूँ। सृष्टि काश्यप जी कह रहे भाई अपने गिरबान में भी तो झांकिए, आपने कितना विकास किया था। हालांकि ये बात अलग है कि भाई इस समय जो सत्ता में है सबसे ज्यादा प्रश्न उसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि अब जो चुनाव का समय है, जनता को इसी बात का तो चुनाव करना है कि जिन वादों के साथ सत्ता में बीजेपी आई थी, क्या वो उस पर खरे उतर पाई है या नहीं? मैंने इसलिए पूछा शिल्पा जी, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये लोग विकास की बात कर रहे थे। उनको नैतिक हक कहां से? ठीक है, नैतिक हक क्या है आपका विकास के मुद्दे पर बात करने का? सृष्टि काश्यप, विवेक जी का सवाल। शिल्पा जी, विवेक जी को मेरी दृष्टि में खोट जरूर दिख रहा है, शायद इसलिए मैं मिसजज कर पा रही हूँ। वो राजनीतिक विश्लेषक लिखा, शायद बीजेपी प्रवक्ता लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ सवाल पूछ रही हूँ कि देश में 20 करोड़ जनता, सबसे गरीब जो आबादी है, उसकी आय जो है आधे से भी ज्यादा कम क्यों हुई, इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है और उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं देश की जनता की बात करूं, आज देश में यहाँ पे 200 रुपए सरसों तेल की बात करूं, तो आप कांग्रेस पार्टी पे चले जाते हैं। फर्क यही है प्रोफेसर विवेक सिंह, आई एम सॉरी विवेक, कि आज जिस 20 करोड़ जनता की आय कम हुई है, यूपीए के दौर में, मनमोहन सिंह के दौर में वो 183% बढ़ी थी, बिलो पॉवर्टी लाइन से निकाले गए थे। वर्ल्ड डेटा है, पढ़ लीजिएगा, प्रोफेसर है, इतना डेटा पता होना चाहिए। डेटा कंपेयर करना है, जीडीपी कंपेयर करिए, यूपीए वर्सेस एनडीए। प्रोफेसर है ना, पढ़ के आया करिए, डेटा कंपैरिजन करके आया करिए। आज जो देश ने 70 साल तक विकास किया है हमारी पार्टी की वजह। चलिए, कम से कम ये डिबेट भी महंगाई पर तो आई, कम से कम महंगाई पर ये सवाल जवाब तो हो रहे हैं। और अभी सबसे ज्यादा जो प्रश्न है महंगाई को लेकर, वो बीजेपी पर ही उठ रहे हैं, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो केंद्र में हो। जवाब दीजिए कृष्ण मोहन पांडे जी, महंगाई की वजह से जनता इस समय त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोगों के हाथ में नौकरियां नहीं है, महंगाई, तेल, कीमतें
क्यों नहीं बढ़ेगी? 12 रुपया में आप भर पेट खाना देती थी और 5 रुपए में गरीबों का पेट भरती थी, तो निश्चित तौर पर आपके महंगाई बढ़ेगी। 12 रुपए में किस जगह पे खाना मिलता है? शिल्पा से पूछ लीजिए कि 12 रुपए में कहाँ खाना मिलता है? यही आपका कहना था जब इनकी सरकार थी 12 रुपए में गरीबों का पेट भरते थे, और ये कब मोदी सरकार? ठीक है, वन बाय वन महंगाई के मुद्दे पर जो कृष्णमोहन पांडे जी से सवाल किया है, पहले एक बार उनका जवाब ले लेते हैं। और उसके साथ साथ महीने में 1000 रुपए। तो आपके मुताबिक महंगाई कुछ नहीं है, खामखा की हवा है, खामखा का माहौल है, महंगाई कुछ नहीं है कृष्णमोहन पांडे जी आपके मुताबिक? देखिए शिल्पा जी वैश्विक स्तर को यदि ठीक से देखा जाए, वैश्विक स्तर और कोरोना काल को देखा जाए, तो निश्चित तौर पर थोड़ी महंगाई बढ़ी है, परंतु उसकी तुलना में हमने गरीबों के लिए, जो जिनकी बात कर रही हैं, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए हमने उनके भोजन की व्यवस्था कराई, हमने उनके बिजली की व्यवस्था कराई, हमने उनके स्वास्थ्य की चिंता की, हमने उनके रसोई गैस की चिंता की। वो कहते हैं ना कृष्णमोहन पांडे जी, शायद आपको मालूम होगा, अमीरों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, गरीबों के लिए सरकार सब कुछ कर देती है, जो पिसता है वो है मध्यम वर्ग के बारे में कोई नहीं सोचता है। चलिए ठीक है, सृष्टि जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए मैडम। सृष्टि जी, विवेक जी का भी सवाल, ठीक है सर मैं पूछ रही हूँ, विवेक जी आपका सवाल मैंने पूछ लिया है कि सृष्टि जी आपके समय की सरकार के दौरान इन्फ्लेशन रेट क्या हुआ करता था, जरा उस पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है विवेक जी, ठीक है आपका सवाल आ गया है, जवाब दे रही है सृष्टि कश्यप। शिल्पा जी, आपने आज एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जनता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा उठाया। यहाँ पे विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने जनता की बात की, आज महंगाई और बेरोजगारी की बात की। अगर भाजपा महंगाई पे जवाब नहीं दे सकते, वापस इतिहास का पाठ पढ़ाने चली जाती है, तो जनता आपको बहुत अच्छे से जवाब देगी 10 मार्च को। आज अगर 200 रुपए पेट्रोल, अगर सरसों का तेल मिल रहा है, 100 रुपए अगर पेट्रोल मिल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब ये रोना बंद करिए कि नेहरू ने आपको कुछ करने नहीं दिया, सारा कुछ नेहरू का किया गया है, वो रोना बंद करिए। सेंटर में आप हैं, डबल इंजन की फेल्योर सरकार आपकी चल रही है। लेकिन सरकार तो सृष्टि जी कह रही है कि भाई कोरोना जैसी महामारी भी तो अब हमारे समय में आई थी, तो हमने जो बेस्ट पॉसिबल हो सका उस हिसाब से मैनेजमेंट किया है। जो तथ्य आपके सामने रखे वो कोरोना काल में पिछले 5 सालों में देश का सबसे गरीब और गरीब होते गया है। हाँ, वहीं पे अमीर प्रतिदिन उसकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कैसे हो गई? क्या कोरोना का मार्क्स नहीं बढ़ा? ठीक है, कोविड नहीं हुआ अमीर? आ रही मल्होत्रा जी, आ रही हूँ सर। प्लीज वन बाय वन, रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज वन बाय वन। कृष्णमोहन पांडे जी, ठीक है सर, आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे सर, सवाल को सुनिए, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जो बातें सामने आ रही है, सर सुनिए तो सही, फिर जब आपका समय आएगा जवाब दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी। सृष्टि जी कंप्लीट योरसेल्फ, उसके बाद मल्होत्रा जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे सिर्फ जवाब चाहिए कि आज इस देश में महंगाई क्यों है, बेरोजगारी 45 इयर्स की हाई पे क्यों है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 12 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों लीक हुए पेपर्स? क्यों लीक हो? हमारे आज युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? 2017 से 2022 के बीच में 16 लाख ऑलरेडी जो जॉब्स थी वो खत्म हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आज उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ नौजवान युवा सुन रहे हैं आपको, और उनको जवाब चाहिए। महिला सुरक्षा पे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आपसे जवाब चाहिए। कब तक चिन्मय जैसे विधायकों को, मंत्रियों को अपनी पार्टी में रखेंगे? ठीक है, आपने महंगाई, अपनी बेरोजगारी, आपने पेपर लीक का मुद्दा उठाया है सृष्टि कश्यप, इसका जवाब मैं पांडे जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हसन साहब जाते जाते अपने फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए शिल्पा जी, विवेक जी जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हाँ। विवेक जी क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी पहले ज्यादा थी, आज कम हो गई है? क्या आपको अपने आसपास बेरोजगार नजर नहीं आते? क्या आपको उत्तर प्रदेश की सड़कों पे घूमते हुए बेरोजगार वो नजर नहीं आते जिनपे उत्तर प्रदेश की लाठी चलाती हुई सरकार नजर आती है, जेल में भेजती हुई सरकार नजर आती है? मेरे समझ में ये नहीं आता कि आप कहां से आंकड़े लेके आए कि उत्तर प्रदेश जो बेरोजगारी दर थी वो अब कम हो गई है, पहले ज्यादा थी। नहीं, रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। आप प्रोफेसर है, कम से कम मर्यादा में रहिए, मर्यादा सीखिए। अरे मैनर्स होना चाहिए, इतना मैनर्स होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे हैं तो सुनिए, पढ़े लिखे हैं तो सुनिए,
पढ़े लिखे हैं तो सुनिए, बेरोजगारी दर क्या है आप बता दीजिए। आप सुनिए, पहले सुनिए मेरी बात, चैलेंज करता आप हूं, सुनिए। स्टैंडर्ड पे आप बताइए। अरे पहले सुनिए, आप बताइए। अरे प्रोफेसर साहब सुनिए, मैं भी लेक्चरर हूं कॉलेज में, इसलिए मुझे नहीं घुमा पाएंगे आप। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुनिए तो आप मल्होत्रा जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप प्रोफेसर साहब उतने नौजवानों के संपर्क नहीं रहते होंगे जितने नौजवानों को मैं रोज पढ़ाता हूँ, इसलिए बेरोजगारी दर क्या है ये समझने के लिए हसन साहब जाते जाते आप बस इतना बता दीजिए, क्या अब ये असल मुद्दे उठेंगे? आने वाला जो समय बाकी बचा हुआ है, इन असल मुद्दों पर बात होगी? आप लोग कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ से तो गारंटी दे दीजिए कि आप जाति धर्म से ऊपर उठकर इन मुद्दों की बात करेंगे। बिल्कुल, बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई, इन्हीं पे बात होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सरकार इन्हीं मुद्दों पे बनाने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फखरुल हसन सांद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इसके अलावा अब मैं सीधा रुक करना चाहूंगी मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूं माफी के साथ। सर काफी देर हो गई आपको इंतजार करते हुए, बताइए सर, क्योंकि आप लोगों पर सवाल उठाए गए थे कि आपकी तो पार्टी का नाम ही है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए आपने क्या कर लिया? देखिए शिल्पा जी, ये तो आप दिल्ली के लोगों से पूछिए कि उनके लिए क्या नहीं किया। सारा देश, सारी दुनिया आज आम आदमी पार्टी के कामों की तारीफ कर रही है, तो ये लोग जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश के लोग इनकी ज्यादा परवाह करेंगे। और इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, विनती है मेरी कि जब एक पैनलिस्ट बोल रहा हो, हाँ, तब दूसरा पैनलिस्ट ना बोले, क्योंकि बात फिर ओवरलैप हो जाती है, किसी को समझ में नहीं आती है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर, चलिए ठीक है, आप दावा करते प्लीज हैं आप कि बाकियों को म्यूट किया कीजिए, बाकियों को म्यूट किया कीजिए। आम आदमी पार्टी सबसे आगे है इस मामले में, इस मोर्चे पर, तो आप पर यह भी तो आरोप लगता है कि भाई काम वाम तो आप करते नहीं है, लेकिन चुनाव के समय में आप जो मुफ्त की बिजली और मुफ्त का पानी ये लालच दे देते हैं, इस वजह से वोट आपको मिल जाते हैं। इस आरोप पर क्या जवाब है आपका? देखिए, अगर हम मुफ्त की बिजली या मुफ्त का पानी देते हैं, वो मुफ्त नहीं होता, वो पैसा टैक्स के रूप में जनता ने ऑलरेडी पहले दिया होता है। उसमें कुछ भी सरकार की औकात ही नहीं होती कि सरकार कुछ मुफ्त दे सके। वो पैसा पहले ही जनता ने दिया होता है, तो उनको क्यों ना मिले पानी, बिजली, सेहत सुविधाएं, शिक्षा क्यों ना मिले, पेंशनें क्यों ना मिले लोगों को? सिर्फ नेताओं को ही मिले या इनके कॉर्पोरेट घरानों के आगे ही लुटा दी जाए? ये भाजपा वाले जो हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं और इलेक्शन के टाइम धार्मिक मुद्दे उठा के लोगों की भावनाएं भड़का के वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं और सत्ता में आ जाते हैं और 5 साल कुछ नहीं करते, खुद भी जनता को लूटते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के हाथ भी लोगों को लुटवाते हैं। क्या दिया इन्होंने लोगों को? किस बेस पे ये लोग इनको वोट डालें? डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है, गैस कितनी महंगी है, बिजली कितनी महंगी है। ठीक है, जीवन जो आज आम आदमी का जीवन जो है बहुत मुश्किल हो गया है। उसके बावजूद आप देखना, अभी चुनाव आ गए, थोड़े दिनों में आपको सुनने को मिलेगा प्रधानमंत्री जी कोई धर्म पे आधारित जुमला छोड़ देंगे, गृह मंत्री जी कोई जुमला छोड़ देंगे, और इनकी पूरी कोशिश रहती है कि हम चाहे काम करें चाहे ना करें, पर जनता को इस तरीके से भड़का के हम उनकी वोटें ले लें। और ऐसे ही बीजेपी करती आई है और इस बार भी करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, रहना होगा। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी जवाब दीजिए। और सृष्टि जी ने भी जो सवाल उठाया था, यानी कि पोलराइजेशन के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक, इन पर आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं? इन पर भी तो आप लोगों की ही जवाबदेही होनी चाहिए ना उत्तर प्रदेश के अंदर, क्यों भागते हैं इन सवालों से? पेपर लीक की बात है तो हमारे यहाँ एक पेपर लीक हुआ, एक टेट का पेपर लीक हुआ, उसको हमने रद्द कर दिया और उत्तर प्रदेश में सबसे पारदर्शी परीक्षा होकर और 2 महीने के अंदर फॉर्म निकलवा के और सरकारी नौकरी तक हम ज्वाइन तक करा दिए। तो 2 महीने के अंदर करने का साहस किसी में तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके दिखाई है, नहीं तो यही उत्तर प्रदेश 4-4 बरस तक फॉर्म लटके रहते थे। दूसरी बात, बिजली की बात की तो बिजली हमने माफ कर, बिजली के लिए हमने आधे दाम कर दिए। और इन्होंने कहा कि धर्म की, हमारे आम आदमी की पार्टी के मित्र ने कहा कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने कभी नहीं कहा कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, परंतु इनके केजरीवाल जी कहते थे कि मेरी दादी कहती है कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए, मेरा राम यहाँ नहीं रहता है। और चुनाव आते ही इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ दिल्ली से ट्रेन जाएगी राम मंदिर दर्शन के लिए। ये पोलराइजेशन कौन कर रहा है? बयान कहाँ से आया? आप कर रहे हैं। और ये इनके जुमलों की बयान कौन सी पार्टी की तरफ से आया सर? ये जुमलों की किसकी सरकार है?
80-20 का बयान किस पार्टी की तरफ से आया? वो क्या कोशिश थी? क्या उसे धर्म से नहीं जोड़ा गया? 80-20 का बयान मैं बोल रहा हूं। मैं 80-20 का बयान मैं आपके डिबेट चैनल से बोल रहा हूं। 80% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाकर उत्तर प्रदेश को दुनिया की बेहतर सुविधाएं उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। और 20% वो लोग हैं जो आईटी सेक्टर यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं। और आईटी सेक्टर कौन सा? इनकम फ्रॉम टेरर से इनकम उत्पन्न करने वाले, उत्तर प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने वाले जो है वो 20% लोग हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की जनता 80% जनता जवाब देगी कि ये चलिए ठीक है सर, उत्तर प्रदेश से 80-20 का असल मतलब क्या है ये तो जनता जानती ही है। अब यहाँ पे अपराध की कोई जगह नहीं आपने होगी, सफाई दे दी है और जनता पर छोड़ देते हैं वो किस सत्ता का पर विश्वास। विकास के ठीक है सर, सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश बनेगा। चलिए सर ठीक है, 10 मार्च बताएगा। सृष्टि कश्यप जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका क्या लग रहा है? कम से कम अब तो अन्य तमाम दलों को मजबूर होना पड़ेगा असल मुद्दों पर बात करने के लिए और उन सवालों को फेस करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने आज ये शुरुआत की जनता के मुद्दों पे बात की, जहां एक पोलराइजेशन का टॉपिक हर दूसरे चैनल पे चल रहा है। इससे डिबेट से भी इंस्पायर होके बाकी जो डिबेट्स होंगे, जो एंकर्स होंगे, वो इन मुद्दों पे डिस्कस करेंगे और जो पार्टियां वहां बैठेंगी वो जनता के मुद्दों को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपका साधुवाद और आपको सलाम। दूसरी बात, यहाँ जो ये प्रोफेसर बन के बैठे हैं उन्हें एक महिला की दृष्टि में खोट जरूर दिख गई। मुझे शायद उनके प्रोफेसर की डिग्री भी पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर असल में पढ़े लिखे एक प्रोफेसर होते तो तथ्यों की जानकारी होती, डेटा और फैक्ट्स पता होता। यूपीए का कितना कार्यकाल में जीडीपी क्या थी और आज एनडीए के कार्यकाल में जीडीपी क्या है, तो शायद किसी की दृष्टि पे कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको शायद फैक्ट्स पे जरूरत देना जरूरी नहीं समझते। फैक्ट्स पे जवाब आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम करना बंद करिए। या करना ही है, वहां से पैसे कमाने ही है, तो नाम के नीचे खुल के लिखिए भाजपा समर्थक या भाजपा प्रवक्ता। ये प्रोफेसर राजनीतिक विश्लेषक बनने का ढोंग ना करिए। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। अगर यहाँ पे अगर हम बात जाते ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, जल्दी से मल्होत्रा साहब जाते एक लाइन में फाइनल कमेंट आपका। में जो विकास की बात करेगा, विकास हुआ है उसकी बात करेगा, तो ये लोग उसको भाजपा का प्रवक्ता घोषित करते हैं। सहमत हूँ। भाजपा का व्यक्ति घोषित करते हैं। उनका जो स्थान है बहुत यानी कि सम्माननीय होता है और उनको अपने जीडीपी को कैसे छुटला देंगे आप? इन्फ्लेशन ठीक है सर, विवेक जी पर कमेंट करने की बजाय अगर आप मुद्दे पर कुछ बोल देते तो सर ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है प्रोफेसर विवेक, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका सर। बुंदेलखंड में पत्रकार के ऊपर ये चार्जशीट की जा रही है सरकार के द्वारा, क्योंकि इसने ठीक है कहीं ना कहीं असल मुद्दे जो छिप जाते हैं उसके पीछे गलती जनता की ज्यादा मानी जाए राजनीतिक दलों की बजाय। 10 सेकंड आपके। देखिए पहले 50 सेकंड केवल लूंगा। मुफ्त की बिजली और पानी देना मैं मानता हूँ देश के लोगों को अकर्मण्य कर रहा है। दूसरी बात, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, जानकारी किसको नहीं, आपके चैनल से पूरी दुनिया ने देख लिया होगा। मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करता हूँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करता हूँ, कितने लोग पॉवर्टी लाइन नीचे चले गए, उनके इनकम में कितना जो है कमी आ गई। अरे आपको जब पढ़ लिख के नहीं आते हो, जब आप लोग पढ़ लिख के बिल्कुल नहीं आते हो, तो आप लोग क्या बात करोगे? अभी आपसे शिल्पा जी आपके सवाल का जवाब मिल गया। इसीलिए हमारे देश के धर्म और जाति की जांच राजनीति, ठीक है सर, क्योंकि एक प्रवक्ता जो है पढ़ लिख के नहीं आते हैं, जो कुछ पता नहीं होता है, तो ऐसे में जनता के विवेक पर ही छोड़ देते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। मेरे पास समय बस इतना ही था, माफी के साथ समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल अब ये जनता को तय करना होगा कि उसे क्या करना है। अपने विवेक के साथ जनता को काम लेना होगा और पोलराइजेशन के इस खेल में वो उलझना चाहते हैं या फिर असल विकास के मुद्दे के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। राजनेताओं को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब असल मुद्दे लाने होंगे, उन पर बात करनी होगी, तभी वोट मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनता टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।